कंगुवा इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये फिल्म हमारी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरती है, मोस्ट प्रोबेबली इसके मेकिंग और ट्रीटमेंट की वजह से। पेपर पर यह स्टोरी मेकर्स को कमाल की लग रही होगी, लेकिन दो टाइमलाइंस पे कांस्टेंट कूद फादने की वजह से फिल्म का सीरियसनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में सूर्या की कंगुवा मूवी को लेकर डिस्कस करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। फिल्म शुरू होती है 2024 में एक रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी में, जहां कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे उनके ब्रेन फंक्शंस को एनहांस करके उनमें सुपर पावर्स इंड्यूस किया जा सके। इनमें से एक बच्चा जीटा एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उस फैसिलिटी से भाग जाता है और गोवा पहुंच जाता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वहां हम सूर्या के किरदार फ्रांसिस से मिलते हैं, जो एक बाउंटी हंटर है और वो पुलिस वालों के लिए भाड़े की टट्टू की तरह अपने दोस्त कोल्ट के साथ काम करता है। उसकी राइवल स्लैश एक्स लवर एंजेलिना अपने अंडरलिंग स्लैश BFF एक्सेलरेटर के साथ मिलके फ्रांसिस के कामों में टांग अड़ाती दिखाई देती है। इन सेगमेंट्स में फिल्म के अंदर ही बहुत सारे मीम्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो क्यों है और क्या है ये आप मत ही पूछो तो बेहतर है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ बूमर्स जेंजी ह्यूमर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्ट काफी दर्दनाक है। एनीवे, कुछ दिनों बाद कमिश्नर डिसूजा फ्रांसिस और एंजेलिना दोनों को एक क्रिमिनल को जिंदा पकड़ने का टास्क देते हैं, पर फ्रांसिस की गलती की वजह से वो क्रिमिनल मारा जाता है और बोर्ड में उन्हें जीटा मिलता है, जिसके साथ फ्रांसिस कुछ पुराने कनेक्शंस महसूस करता है। और दूसरे दिन उस बच्चे को फ्रांसिस एंजेलिना के घर में पाता है, जो उस मर्डर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्रांसिस के चालाकी से वो तब बच जाते हैं, मगर वो बच्चा बीमार हो जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहां के डॉक्टर्स फ्रांसिस को बताते हैं कि इस बच्चे के न्यूरल सिग्नल्स काफी अबनॉर्मल है और शायद उस पे बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं उसके अंदर कुछ शक्तियों का उजागर करने के लिए। जिस गैंगस्टर की मौत फ्रांसिस की वजह से हुई थी, उसके भाई को एंजेलिना बुला लेती है ताकि फ्रांसिस से वो बदला ले सके। पर तभी वहां रशियन साइंस फैसिलिटी से द कॉन्ट्रैक्टर नाम के बंदे की कुछ लोग आके उन पे धुआंधार गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे उस गैंगस्टर की मौत हो जाती है। गोलियों के बीच उस बच्चे के अंदर से कुछ साइकोकाइनेटिक या कह लो टेलीपैथिक शक्तियां सरफेस होती है, मगर उसे इवेंचुअली पकड़ लिया जाता है। ये पावर स्ट्रेंजर थिंग्स के 11 जैसे दिखाई पड़ते हैं। फ्रांसिस के अंदर तभी कुछ पहले जन्मों की मेमोरीज उजागर होने लगती है और वो बिना कुछ जाने ही उस बच्चे की तरफ भागने लगता है उसे बचाने के लिए। फिल्म के शुरुआत में ही हम एक बूढ़ी औरत को 1070 सन में कुछ बच्चों को कहानी सुनाते हुए देखते हैं, जो कहती है कि कहां किस इंसान की जिंदगी के साथ किसी दूसरे की जिंदगी के तार उलझ जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता, सिवाय उसके हाथों की लकीरों के या ग्रहों के पोजीशंस के, और इन सभी चीजों का न्यूट्रल विटनेस होता है चंद्रमा। तो चांद को साक्षी मानकर फिल्म की स्टोरी हमें 2024 से वापस 1070 साल में लेके जाती है। इस टाइमलाइन पर हम एक रोमन आर्माडा को देखते हैं, जो कि 5 टापुओं से घिरी एक जगह पर आ रही है। वे शायद अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और अपने सेना के लिए एक नई ट्रेनिंग ग्राउंड ढूंढने को बेताब है। सम्राट ऑरेलियस डोरका II इस 5 टापुओं में से एक को कब्जा करने के लिए अपनी 25,000 सेनाओं को कमांडर ओनोरातो के हवाले किया था, और उन्हें हेल्प कर रहा था मियासन नाम का एक आदमी, जिसे इस 5 टापुओं, इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सब कुछ पता था। ये 5 टापू पास होने के बावजूद यहाँ के लोग, कस्टम्स, क्लाइमेट और यहाँ तक की मेंटालिटी भी एकदम अलग थी, बिल्कुल राया एंड द लास्ट ड्रैगन जैसे। मंडियारू एक ऐसा टापू है जहाँ के लोग मंदगार जहाज बनाने में और व्यापार में सबसे अच्छे हैं। उसके बाद आता है विंगाड़ू, जो बर्फ में ढका एक टापू है जहाँ सबसे अच्छे हथियार और जड़ी बूटी बनाए जाते हैं। बिजनेस समझ रहे हो ना। इसके बाद आता है मुक्काडू, जंगल से घिरा हुआ एक टापू जहाँ के लोग इसेंशियली शिकारी और हंटर गैदरर्स है। फिर आता है सबसे सैवेज टापू, लोहे के पहाड़ों से घिरा आर्थी, जहाँ खूनी बारबेरियंस रहते हैं और उन्हें बस 2 चीजें समझ आती थी, एक लड़ाई और दूसरा खून। यहाँ एक स्कल और हड्डियों से बना पेड़ भी है जिसे सिमाली कहते हैं, जिसे हर दिन खून से नहलाना पड़ता है। और आखिर में आता है पेरुमाची, जिसकी वीर भोग या जमीन अपने वॉरियर्स और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने वाली जनजाति के लिए जानी जाती है। ओनोरातो के कहने पर मियासान के साथ कड़ुआ, जो कि पेरुमाचियों का संबंधी था, वो उनके गांव जाता है और उसे अंदर से खोखला करके रोमन्स को देने की चाह में बड़े चालाकी से उनके 100 वॉरियर्स को जहाज बनाने के काम के लिए मदद को बुला के उन्हें मरवा देता है। ये सब वो सोने के लालच से कर रहा था, लेकिन वहां का एक योद्धा
था किसी तरह बच जाता है और चुपके से लीडर सेंथी के बेटे पेरुमाचियो के राजकुमार कंगुवा को सब बता देता है। जब कड़ुआ दूसरे सैनिकों की मदद मांगता है तो कंगुवा और उसके साथी कड़ुआ के मंदगाड़ सेना को हरा के उसे बंदी बना लेते हैं और सबके सामने जिंदा जला देते हैं। 5 टापुओं के नियम के अनुसार एक धोखेबाज के पूरे परिवार को मारने का नियम है, जैसे मंदियारू का लीडर विचुरा भी समर्थन करता है। इसलिए कड़ुआ की बीवी अपने बेटे पुरुआ को कंगुवा के हवाले कर अपने आप को आग में झोंक देती है और कंगुवा मजबूरी में पुरुआ को अपना बेटा मान लेता है। पर उसे क्या पता था कि उस बच्चे के दिल में बदले की आग धधक रही थी। मियासन अपने प्लान को फेल होता देख उनोरातो को फिर ले जाता है अराथी के लीडर उथिरन के पास, जो एक खून का प्यासा वॉलॉर्ड है, और उसके 3 बेटे थुप्पन, अंगसान और अर्कलान इक्वली खतरनाक राजकुमारों के साथ बैठकर वो अपनी गद्दी को संभालता है। मियासन उसे सोने की मुद्रा की लालच देकर पेरुमाची के खिलाफ जंग की ऐलान करने को कहता है और उथिरन, जो कई सालों से खून का प्यासा था, उससे एक और लड़ाई शुरू करने का मोटिवेशन मिल जाता है। मियासन इस डेवलपमेंट की बात बता के कंगुवा को भड़काता है और कंगा अपने लोगों के साथ मिलकर जंग की तैयारी करना शुरू कर देता है। उथिरन के 2 बेटों के नेतृत्व में वो पेरुमाची के लोगों को उनकी मंगल स्नान के समय इन्फिल्ट्रेट करने की प्लान बनाते हैं, लेकिन कंगुवा के होने से वो उतना कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर पाते। पुरुआ कंगुवा के कहने पर उसकी तलवार लेकर आता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो सीधा उस तलवार को जाके उसके शरीर में घुसेड़ देता है अपने पिता की हत्या की बदला लेने के लिए। घायल कंगुवा उथिरन के 2 बेटों को मारकर पुरुआ को बहला फुसलाकर गांव वापस ले आता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपने मातृभूमि का ऋण मिटाकर खुद अपनी गर्दन पुरुआ को समर्पण करेगा ताकि वो बच्चा अपना बदला ले सके। गांव वालों को ये धोखा नामंजूर होता है और वो पुरुआ को काली जंगल में निर्वासन की सजा सुनाते हैं। कंगुवा उस बच्चे का साथ देने का सोचता है और उसी के साथ उस जंगल में जाके बस जाता है जहां कदम कदम पर मौत है। पुरुआ को अपनी माँ बाप के लिए रोता देख कंगुवा बहुत ही उदास होता है और इधर गांव में सब कंगुवा के बिना काफी इनसिक्योर फील करने लगते हैं। अराथी में अंगसा और अर्कलान को खोने के बाद उथिरन और भी चिढ़ जाता है और कंगुवा का जान लेने के लिए उतावला हो जाता है। यहाँ तक कि जब रोमन्स उससे अपना सोना वापस मांगते हैं तो वो उनको भी मार गिराता है, क्योंकि अब ये पैसों के लिए लड़ाई नहीं थी, अब ये लड़ाई पर्सनल कारणों से लड़ी जाने वाली थी। लड़ाई से पहले पेरुमाची औरतें जब जंगल में कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में जाते हैं तो उसका बेटा थुप्पन अपने लोगों को लेकर उन पर झपट पड़ता है। वो कंगुवा को यहाँ आने के लिए बोलता है, लेकिन कंगुवा के ऑर्डर से वो औरतें उन अराथी असासिन्स को मार गिराते हैं, यहाँ तक कि थुप्पन को भी। न्याय की चट्टान पर जब गांव के लीडर शांति समझौता के लिए मिलते हैं तो सेंथी थुप्पन की लाश को सबके सामने पेश करता है और उथिरन वहीं पे जंग का ऐलान कर देता है। मंदियारो और मुक्काडू उसका साथ देते हैं और विंगाडू पेरुमाची के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उथिरन के दरिंदगी से बच नहीं पाते। सेंथी मरने से पहले अपने बेटे को इस घटना के बारे में एक बाज के जरिए आगाह करते हैं और जब उथिरन अपनी जहाजों के साथ पेरुमाची की तरफ बढ़ता है तो कंगुवा जंगल में मशालों के जरिए ऐसा दिखाता है मानो पूरी पेरुमाची सेना वही खड़ी है। बेवकूफ उथिरन उसको फॉलो करके वहां पहुंचता है, लेकिन कंगुवा बड़ी चालाकी से उसकी सेना को हरा देता है। मगर तभी पुरुआ को किडनैप कर लिया जाता है और कंगुवा अराथी जहाज में चढ़कर उन सब से लड़ता है, एक हाथ से पुरुआ को पानी में गिरने से बचाते हुए, जहां सैकड़ों खूंखार शार्क्स इंसानी मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंगुवा का डिलेमा समझकर पुरुआ खुद को सैक्रिफाइस करने की ठान लेता है और यहाँ तक कि वो कंगुवा को बाबा कह के भी बुलाता है। इतने दिन जंगल में साथ बिताने के बाद उसे पता चल गया था कि उसका असली बाप ही गलत था और कंगुवा अपना वचन निभाने के लिए अब तक उसके सारे नखरों को झेलता आ रहा है। वो बच्चा कंगुवा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और इधर कंगुवा भी उथिरन को मार गिराता है। पेरुमाची की किस्मत के ऊपर से खूनी बादलों का भंडार मोमेंटली हट जाता है और कंगुवा उस बच्चे के ऋण के तले दब जाता है। कंगुवा को फिर एक भीष्म प्रतिज्ञा करना पड़ता है कि वो अगली जन्म में इस बच्चे की हिफाजत करेगा, जिससे मॉडर्न डे स्टोरी लाइन का बेस हमें समझ आता है। 2024 के टाइमलाइन में फ्रांसिस को ये धुंधली यादें वापस मिलती है और वो पूरी रशियन टोली से लड़कर उनके प्लेन पर चढ़ जाता है। इधर जीटा भी कंगा को बचाने के लिए प्लेन को डिसरप्ट करता रहता है और इवेंचुअली वो बच निकलते हैं। अंत में हमें एक बाहुबली जैसा सीक्वल टीजिंग एंडिंग देखने को मिलता है जो बताता है कैसे सीक्वल बेटिंग अब एक पैनिक इंड्यूसिंग ट्रेंड बन गया है इंडियन सिनेमा में। फिल्म के अंत में कार्तिक की एंट्री होती है जब कंगुवा उथिरन को हरा के मार डालता है। उथिरन के बेटे पहले ही कंगुवा और उसके लोगों के हाथों मर चुके हैं और अब अराथी ट्राइब के मेंबर्स चिंता करते हैं
कि उथिरन की चिता को कौन आग देगा। तभी अचानक रथांगसन आता है जो उथिरन का इलिजिटिमेट बेटा है जिसे एक वैश्या ने पैदा किया था। वो अपनी आर्मी के साथ इस फ्यूनरल पे आता है। रथांगसन जल्द ही अपने आप को अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक, मेनेसिंग और डिप्रेव्ड साबित करता है। वो अपने माँ का बदनाम सुन के गांव के एक मुखिया को मार देता है और अपने भाइयों की विधवाओं के साथ भी वो गंदे बर्ताव करने लगता है। इससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि अब वो अपने बाप की अनाथ ट्राइब को अपने टर्म्स पे लीड करेगा। लेकिन साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि वो अपने बाप के सिंहासन पे तब तक नहीं बैठेगा जब तक वो कंगुवा के खून से इसे नहला ना दे। तो बस अब फैंस एक तरफ सूर्या के रोलेक्स और कार्थिक के दिल्ली को लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में टकराते हुए देख सकते हैं और दूसरी तरफ कंगुवा 2 में इन रियल लाइफ भाइयों का एक और बार टकराव होने वाला है जहां कार्थिक विलन का रोल प्ले करेगा। लेकिन रुकिए, और भी कई चीजें बोलनी बाकी है। सिर्फ सूर्या और उस छोटे लड़के का ही इस फिल्म में डबल रोल्स नहीं है, बल्कि कार्थिक का भी है। 2024 के टाइमलाइन में एक और मिस्टीरियस और अनसीन लीडर जो जीटा जैसे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उसे रिवील किया जाता है और वो भी रथांगसन का पुनर्जन्म है। इस कैरेक्टर को द कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है और फिल्म के अंत में उसका चेहरा हमें दिखाया जाता है जिसे कार्थिक ही प्ले कर रहे हैं। कंगुवा के सीक्वल में शायद ये एक्सप्लोर किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर इन बच्चों और उनके दिमाग के साथ क्या कर रहा है और कैसे फ्रांसिस और कंगुवा अपने अपने टाइमलाइंस में उसका सामना करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। और साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि जीटा के पावर्स भी बहुत इनहैंस हो गए हैं। अब वो बहुत सारे गाड़ियों को भी एक साथ उड़ा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कंगुवा देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।